हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के गणित के लिए, जो कि यूपी बोर्ड ने तैयार किया है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए कि वर्ष 2024 में जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उसका पैटर्न और डिज़ाइन किस प्रकार से तैयार किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और साथ में इसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर प्रश्न पत्र है, कोड लिखा हुआ है वर्ष 2023 और 24। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के लिए है, विषय गणित। 70 अंक का होना सुनिश्चित है। और उसके बाद आप देख सकते हैं समय है 3 घंटा 15 मिनट और सामान्य निर्देश भी आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। अगला निर्देश है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी आपके 20 अंक हो गए OMR शीट के और 50 अंक अलग हो गए। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, यानी खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी कौन कौन सा पार्ट किस प्रश्न का आपको हल करना है उसके बारे में भी पेपर में लिखा गया है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते चले जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। और यहाँ से शुरू होता है प्रश्न। आप देख सकते हैं पूरा पेपर है मेरे पास जो कि बोर्ड ने तैयार किया है और हर एक विषय का मॉडल पेपर उपलब्ध है जो कि बोर्ड ने उपलब्ध कराया है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी किताब से लिया गया है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आज के अपने इस पार्ट के सॉल्यूशन की। पहला खंड आ का पहला सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? विकल्प है 20, 15, 180 और 36। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। तो सवाल में दिया हुआ है एलसीएम 30। यह है खंड आ का पहला सवाल। एलसीएम दिया है 60 और HCF यानी मासा जिसे हम कहते हैं वो दिया है 3। एक संख्या दिया है, उसमें से आप उसको किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, प्रथम संख्या मान सकते हैं उसको। चलो हम उसे प्रथम संख्या कह देते हैं। वो दिया है 12। तो बतानी है दूसरी संख्या कितनी होगी, यही चीज़ आपको बतानी है। तो सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणा करना है दूसरी संख्या से और ये बराबर होता है LCM इंटू HCF। ये होता है सूत्र। अब प्रथम संख्या यानी एक संख्या हमें पता है वो है 12 गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर हो जाएगा LCM जो कि 60 है और एक है 3। 60 का गुणा 3 में करेंगे तो 180 आएगा। अब हमें निकालनी है दूसरी संख्या, तो लिखेंगे दूसरी संख्या और ये बराबर हो जाएगा 180 में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि आएगा 15, यानी दूसरी संख्या होगी 15। आइए देखते हैं विकल्प में है या नहीं।
तो अब देखते हैं अपने विकल्प में इसका जवाब मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आप सवाल देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60, एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12, दूसरी संख्या कितनी होगी 15। यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा कि दूसरी संख्या कितनी है 15, और कैसे लगाया गया है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब दिखाते हैं हम आपको दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2। सवाल है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनका गुणनफल क्या होगा? तो पहला ही ऑप्शन है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अगला सवाल है, रेखा युग्म समीकरण दिया हुआ x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 का हल कैसा होगा? तो आप सवाल देख के ही जवाब बता सकते हो। अगर इस समीकरण में हम 4 से गुणा कर दें तो हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। जैसे x में 4 का गुणा करेंगे तो 4x, 2y में 4 से गुणा करेंगे तो 8y यानी 8y, और इसमें 4 से गुणा होगा तो 4 × 5 = 20। तो एग्जैक्ट गुणा करके हमें दूसरा समीकरण मिल जा रहा है। तो ऐसे समीकरण का जो हल होता है वो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, जो कि दूसरा विकल्प है। तरीका यह है लगाने का, देखो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 2। तरीका यह है कि अगर किसी समीकरण में a1/a2 इक्वल हो जाता है b1/b2 और इक्वल हो जाता है c1/c2, तो इसका मतलब होता है अनंत हल, और वही इस सवाल में है। एक समीकरण है x + 2y - 5 = 0 और एक है 4x + 8y - 20 = 0। अगर यहाँ पे हम गुणांकों का अनुपात लें, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 2/8 ये भी 1/4 आएगा, और यहाँ का 5/20 ये भी 1/4 आएगा, तो सभी बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब दिखाते हैं आपको अगला सवाल। अगला सवाल है चौथा। यहाँ पे हमने क्रमांक गलत डाला है, तीसरा ये रहेगा। सवाल अगला है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। आइए इसका जवाब देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 है अपना कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 70 में डिवाइड करें और 125 में, तो 5 और 8 बचे। तो 70 वाले में 5 बचना चाहिए, तो पहले ही 5 घटा दो, 65 हो जाएगा। और 125 वाले में से 8 बचना चाहिए, तो 125 में से 8 घटा देते हैं, 117। अब इन दोनों का जो HCF हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 65 और 117 का आपको पता है 13 होगा। 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117। और HCF यानी मासा निकालने का तरीका आपको पता ही है। नहीं पता है तो आप हमारे रियल नंबर के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें, वहाँ पे आपको इसका समाधान बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यह है सवाल नंबर 4। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये है पहला सवाल, पहला सवाल नहीं सॉरी, पहला ही विकल्प है। उसके बाद है 5वां सवाल, 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल बताओ। आइए इस सवाल को भी निपटाते हैं। 5वां सवाल है, 3 के प्रथम 5 गुणज का योग बताओ। 5 गुणज मतलब 5 बार गुणा करके बनाया गया है। जैसे पहला हो गया 3, दूसरा 6, 9, 12 और 15। इनका योगफल बताना, आप इनको जोड़ दो। 3, 6, 9, 9, 18, 18, 12, 30, 30, 10, 40, 5, 45। यानी अगर योगफल करेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी का सवाल है, वहाँ से भी इसको हल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे जैसा ये 1 नंबर का है उसी आधार पर हमने इसको लगाया भी है। देखते हैं विकल्प में मौजूद है या नहीं। 45, पहला ऑप्शन है 45। ये हुआ इस सवाल का जवाब। उसके बाद अगला है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, किसमें से कौन सही है।
तो कथन पर विचार करने से पहले हमें इसके विविक्तकर को जानना चाहिए। आइए देखते हैं उसको। तो इस छठवें सवाल का समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। हमें इसके विविक्तकर पर विचार करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विविक्तकर इसका, और विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, ये निकालेंगे। तो यहाँ ये पहला हो गया a, दूसरा b की जगह पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 फिर हो गया, e की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। तो 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16, और यहाँ 4 का 2 में गुणा 8, 8 का 3 में गुणा 24, और यहाँ पे ये हो गया माइनस में 8 घटाने पर। 24 में से 16 घटाएंगे, ऋण आएगा और साथ में 8। अब इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो विविक्तकर है, ये विविक्तकर <0 है। तो जब विविक्तकर <0 हो तो इसका मतलब होता है कि मूल हमारा काल्पनिक रहेगा। जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा और असमान होगा, दोनों बराबर नहीं रहेंगे। ये हो जाएगा इस समीकरण के लिए एक भविष्यवाणी ही आप समझ लो कि इसको अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से इसका रिजल्ट आने वाला है कि मूल काल्पनिक रहेगा और बराबर नहीं आएगा। देखते हैं कि क्या सही है इसमें, क्या गलत है। अब चलते हैं अपने विकल्प पर। दिए गए समीकरण के विविक्तकर 0 से कम है। तो हकीकत में आपका जो जवाब आया है, यहाँ पे देख लीजिए, जो जवाब है उसके लिए विविक्तकर 0 से कम आया। तो एक तो सही दिख रहा है, क्या और भी कुछ सही हो सकता है? समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है कि मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रहेगा। तीसरा, समीकरण के विविक्तकर 0 है, ये बिल्कुल गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये वाला भी गलत है। यानी तीसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। तो अब यहाँ पे उसके जवाब दिए गए हैं कि ए और बी सही है, तो पक्का ए और बी सही है। ए और बी क्यों सही? क्योंकि हमने जब विविक्तकर निकाला तो 0 से कम आया, और साथ में 0 से कम का मतलब काल्पनिक। तो यहाँ पे जो लिखा है ए और बी सही है, यही आपका सटीक जवाब होगा। अगला सवाल दिया है 7वां। AOC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, O03 और B दिया है 50। तो इस सवाल में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 पॉइंट के एक ही निर्देशांक नहीं हो सकते, और अगर 2 पॉइंट एक ही जगह पर हैं तो उससे आयत नहीं बन सकता है। तो इस सवाल में मिसप्रिंटिंग है, और इस सवाल में कहीं ना कहीं गलती तो ज़रूर है, इसलिए हम इस सवाल को छोड़ दे रहे हैं। अगर हमें कहीं से मिलेगा कि ये सवाल पिछले वर्षों से कभी आया हुआ हो, और अगर हमें ये दिखेगा, तो हम इसका सही रूप हम आपको दिखाएंगे कि ये सवाल कैसा था। 100% इसमें मिसप्रिंटिंग कहीं ना कहीं ज़रूर है। उसके बाद दिखाते हैं अगला सवाल आपको। 8वां है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताओ। समीकरण है x² + kx - 5/4 = 0, इसका मूल है 1/2, तो हमें k का मान बताना है। आइए देखते हैं इसका जवाब। तो ये 8वां सवाल है, और सवाल में दिया है कि समीकरण है x² + kx - 5/4 = 0, इसका एक मूल 1/2 है, मतलब x की वैल्यू 1/2 है। तो x की जगह पे 1/2 रख देना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस k इंटू एक्स की जगह पे 1/2 माइनस में 5/4 = 0। हल करेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 = 0। घटाएंगे 5/4 में से 1/4, तो आएगा माइनस में 4/4 प्लस k/2 = 0।
4/4 का मतलब -1, दूसरी साइड हो जाएगा +1, यानी k/2 की वैल्यू आएगी 1, तो k की वैल्यू मिलेगी आपको 2, यानी k का मान 2 होना चाहिए। ये होगा इस सवाल का जवाब। लेकिन देखते हैं विकल्प में क्या है इसका जवाब। तो यहाँ पे आप देखिए इसका वैकल्पिक जवाब विकल्प में लिखा हुआ है पहला ऑप्शन 2, और यही इसका सटीक जवाब होगा। उसके बाद अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुज होते हैं, यानी दो समरूप त्रिभुजों के गुणों के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। पहला है इनके संगत कोण बराबर होते हैं, 100% करेक्ट है ये बात। दूसरा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा जवाब है उपर्युक्त दोनों, तो इसमें सबसे सटीक जवाब आपका तीसरा होगा, क्योंकि तीसरे में लिखा कि पहली और दूसरी दोनों बात सही है और बिल्कुल सही बात है। तो ये 9वें का जवाब हो जाएगा कि इनकी संगत कोण बराबर है और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती है। उसके बाद अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश का है, AC 3 सेंटीमीटर का है और BC 4 सेंटीमीटर का है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की लंबाई आपको बतानी है। तो आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। सवाल नंबर है 10 और सवाल में दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC सबसे पहले बनानी है, और इस ABC की खासियत क्या है? खासियत यह है कि कोण C 90 अंश का है और इसमें AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो कहा बिंदु C से जाने वाली मध्यिका बताओ, मतलब जो इसमें से ठीक बीच में से होके गुजरता है, यानी यहाँ पे इसका ठीक पॉइंट बीच वाला बिंदु D हम ले लेते हैं, चलो उसको यहाँ से मिला देते हैं। तो कहा है इसके मध्यिका की लंबाई आपको बतानी है कि ये कितना लंबा है। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले हम आपको एक लॉजिक सिखाते हैं। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो आइए एक सर्कल बनाते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल में एक व्यास बना लिया और यहाँ पे आप कोई भी बनाएंगे एक ट्रायंगल तो वो होगा समकोण। अब यहाँ पे हम इसको C नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं B, इसको A। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल में दिया था कि BC थोड़ा बड़ा है। अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब जो आपका विकर्ण होगा ये होगा 5 सेंटीमीटर का। तो अब कहा यहाँ से इसके मध्य बिंदु को बताओ। तो इस पूरे व्यास का मध्य बिंदु जो होगा वो होगा सर्कल का सेंटर, और सेंटर क्या करता है? व्यास को ठीक बीच में से बांट देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका निर्देशांक या फिर इसका सेंटर O। अब यहाँ कहा इसकी माध्यिका की लंबाई बताओ। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो ये भी तो एक त्रिज्या ही है, चूँकि सेंटर से कहीं भी आप मिलाएंगे परिधि को तो वो रेडियस ही बनता है। तो इसकी रेडियस की लेंथ बनेगी 2.5 सेंटीमीटर। तो एक लॉजिकली सवाल है और आप इसको चाहे तो सूत्र पर भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉजिक के आधार पर आप लगाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका जवाब आएगा कि केंद्र से जो माध्यिका बनाई जाए, केंद्र ये कह सकते हैं या बिंदु C कह सकते हैं, सॉरी केंद्र ना कहें, बिंदु C से जो माध्यिका बनेगी उसकी लंबाई जो बनाएंगे हम वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब आपको दिखाते हैं कि नहीं वो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। कैसे लगाया गया है? सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल में अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है, तो इसलिए C को हमने सर्कल पर ऊपर रखा। वहाँ से हमने A और B को C से कनेक्ट कर दिया। अब कहा था मध्यिका की लंबाई, यानी जो आपके C के सामने की साइड जो आपकी AB थी उसकी लेंथ सबसे पहले हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अब मध्यिका का मतलब होता है कि ठीक बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट करना है, जैसा कि हमने इसमें बनाया है। तो इसके ठीक बीच वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे जैसे ही, तुरंत हमें वृत्त का केंद्र मिलेगा, और केंद्र से आप कहीं भी मिलाएंगे परिधि पर तो वो उसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो इसलिए इसका मध्यिका जो आएगा वो 2.5 सेंटीमीटर का बनेगा। अब देखते हैं अगला सवाल।
सवाल में दिया साइन थीटा माइनस कास थीटा की वैल्यू 1, तो साइन के ऊपर 4 थीटा यानी 4 का पावर है और कास के ऊपर भी 4 का पावर है और दोनों का योगफल बताना है कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11वां सवाल जो दिया है उसमें दिया गया है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 1, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन पावर 4 थीटा है और कास की भी पावर 4 थीटा है, इसका योगफल बताना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चाहे तो आप इसको उल्टा समझ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इस सूत्र के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इस पूरे का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा पहला पद और दूसरा पद। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जवाब मिलेगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका वर्क कर देते हैं। वर्क करेंगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये हमने इसका किया है, और माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा और कास थीटा, और इधर एक का स्क्वायर 1 होगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, इसकी वैल्यू होगी 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू 0, यानी साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो जब हम इसकी जगह पे 0 रखेंगे, इस पूरे पार्ट की जगह पे, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0 यानी 1। कैसे सॉल्व किया गया, सबसे पहले हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया, जहाँ से हमें मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब बारी आती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें जो सवाल में दिया था उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो जवाब में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में ओपन होगा, और दूसरे साइड का स्क्वायर भी 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक सर्वसमीका होता है जिसका मान 1 होता है। 1 से 1 कैंसिल होकर साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू 0 हुई। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो फिर से हमें 1 मिलेगा, और यही होगा इसका जवाब। आइए देखते हैं विकल्प क्या कहता है। तो विकल्प में खोजते हैं इनको मिलता है कि नहीं, और ये पहला ही विकल्प है जहाँ पे इसका जवाब लिखा गया है। उसके बाद अगला सवाल है 12वां सवाल है, दिया है साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a, तब इसमें से कौन सत्य है, यानी a का मान कितना होना चाहिए अगर साइन 2a 2 साइन a के बराबर हो जाए। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया है कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर होगा। अब साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a कास a, इसको हमने लिख दिया 2 साइन a क्योंकि सवाल ने ऐसा ही दिया था। 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा कास a की वैल्यू 1। अब 1 कितने अंश का मान होता है कास में, 0 डिग्री का, तो इसको लिखेंगे कास 0 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी आपको 0 डिग्री, और यही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। देखते हैं विकल्प क्या कहता है। आप विकल्प देख सकते हैं जवाब में क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन 0। और वैसे भी आप चाहें तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है उसको रख के चेक कर सकते हो। जैसे इसमें मान लो आप 30 रख के देख लिए, तो यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है, यहाँ a की जगह 30 रखेंगे 1/2 कैंसिल होकर अलग अलग, तो हर बार अलग अलग जवाब आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी। आप चाहे तो विकल्प का सहारा लेके भी निशान लगा सकते हो। अगला सवाल है, दिया 4 tan थीटा इक्वल 3,
तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा किसके बराबर होगा? सवाल नंबर 12 है। दिया है 4 tan थीटा की वैल्यू 3, तो यहाँ से आपको मिलेगा, चाहे तो आप ऐसे ही रहने दो, जिसको लगाना है पहले उसको ध्यान दो। दिया 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में साइन से कास से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 साइन थीटा बाई कास थीटा -1 और 4 साइन थीटा बाई कास थीटा प्लस 1। साइन थीटा बाई कास थीटा का मतलब 10 हो गया, तो ये लिखा 4 tan थीटा -1 हो गया और नीचे 4 tan थीटा प्लस 1। और आपको होता है सवाल में दिया 4 tan थीटा की वैल्यू 3 होती है, तो लिखेंगे 3 - 1 और 3 + 1 यानी 2/4 आएगा। और 2/4 को अगर सॉल्व करें तो मिलेगा 1/2 और यही इसका जवाब होगा। विकल्प में भी हम इसे खोजेंगे। तो विकल्प में देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में, 1/2 यहाँ है तीसरा विकल्प। अगला सवाल दिया है sec a + tan a × 1 - sin a का मान बताओ। सवाल में है 13वां सवाल है, 13वां नहीं सॉरी 14वां सवाल है, ये 13वां था, 14वां सवाल है। sec a + tan a का गुणा कराना है 1 - sin a के साथ। सॉल्व करने के लिए हम sec को लिखेंगे 1/cos, tan को लिखेंगे sin/cos, तो जवाब में मिलेगा 1 + sin/cos, कुछ ऐसा हो जाएगा। और 1 - sin a पहले से है। अगर इसको आप देखो तो a + b - b जैसा है, तो a² - b² होगा, यानी 1 - sin² a/cos a। और 1 - sin² a को हम लिख सकते हैं cos² a, जो कि सर्वसमीका है। तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब में आएगा cos a। ये इसका जवाब होगा। तो यहाँ पे इसका जवाब आप देख सकते हैं, ये यहाँ उसका सलूशन है, यहाँ पे जो हमने लगाया है, और ये विकल्प है। विकल्प का चौथा आप देखिए cos a जवाब में लिखा हुआ है। अगला सवाल दिया है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 डिग्री × πr², ये होता है। अब थीटा की जगह पे सवाल के अनुसार आपको 60 लिख देना है और आर की जगह पे 7 रख देना है यहाँ पे, और जो आएगा उसका जवाब आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए थीटा की जगह पे 60 रखेंगे, तो 60 में ये 360 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/6 πr², 1/6 πr। जब यहाँ पे थीटा की जगह पर आप 60 रखेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे 360 में, तो आएगा 1/6 πr²। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट विकल्प में ही छाप दिया है θ/360 डिग्री × πr²। तो यही आपका जवाब होगा। ये सवाल ऐसा भी हो सकता था यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का, तब भी यही जवाब होता। तो ये जो आपका पहला विकल्प दिया है यही सही जवाब है इसका। और उसके बाद देखते हैं अगला सवाल दिया है एक सुराही निम्नलिखित में किसका संयोजन है? एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन। तो जो सुराही होता है वो बेलन और गोले का संयोजन होता है, तो इसका पहला जवाब सही रहेगा। उसके बाद 17वां सवाल है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 17 है 1 से 10 तक की हमें विषम संख्याएं लेनी है। तो 1, 3, 5, 7 और 9, कुल 5 लोग हो गए, तो 5 से डिवाइड करेंगे। आइए जोड़ते हैं इनको, 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25/5 यानी आएगा 5। इसका जो समांतर माध्य बनेगा वो
5 बनेगा। कैसे लगाना है, 1 से 10 तक की विषम संख्याएं ले लेनी है, टोटल कर देना, और टोटल कुल कितने लोग हैं यानी नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यानी 1 से 10 तक की विषम संख्याएं जो हैं उनका समांतर माध्य 5 होगा। और इसका वैकल्पिक जवाब देखते हैं। जो चौथा खंड है वही इसका सही जवाब होगा। और उसके बाद सवाल में दिया है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका बतानी है। 18वें सवाल में आपको निकालनी है माध्यिका। और आंकड़े हैं 13, 15, 16, 17 और 16, 17, 19 और 20। माध्यिका निकालने के लिए आंकड़े या तो आरोही में होने चाहिए या तो अवरोही में। तो ये बिल्कुल आरोही क्रम है, यहाँ तक तो ठीक है। और उसके बाद हमें इसकी संख्याएं गिननी है, टोटल कितने लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो टोटल पद हैं वो है 6, और जो 6 है वो एक सम संख्या है। तो सम संख्या में जो माध्यिका होती है यहाँ पे पद दिया है, या सूत्र लिख देते हैं, n/2वां पद, जिसे हम बोलते हैं पद माने n, पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 स्वयं पद का मान और पूरे के बटे में 2। तो n/2 यानी 6/2, 6/2 मतलब 30, यानी तीसरा पद आपको बताना है। और यहाँ पे 3 आएगा, 3 1 4। आप यहाँ पे चाहे तीसरा और चौथा पद ऐसा भी लिख सकते हैं /2। तीसरा पद यहाँ पे इस साइड से अगर आपको जोड़ना तो इसी साइड से तीसरा चौथा लेना, इधर से जाना है तो इसी साइड से तीसरा चौथा। तो हम इस साइड से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा देखते हैं 16 मिलेगा और चौथा 17। 16 + 17 बटे में 2। 16 और 17 जोड़ेंगे तो जवाब आएगा 33/2, जो कि हो जाएगी इसकी माध्यिका। आइए जवाब में खोजते हैं ये है कि नहीं। तो विकल्प में आपको मिलेगा जरूर ये तीसरा विकल्प 33/2। उसके बाद 19वां सवाल है, यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 बहुलक 5 तब माध्यिका कितनी होगी। ये अक्सर हर साल आता है। तो सबसे पहले आपको सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। 19वां सवाल, माध्य दिया, बहुलक दिया, माध्यिका निकालनी। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य, ये होता है। तो बहुलक सवाल में दिया हुआ है, बहुलक दिया है 45, माध्यक निकालना, माध्यक यानी माध्यिका आपको निकालनी है। और माध्य दिया हुआ 27, 27 दूनी 54, इस साइड लाके जोड़ना है। 45 - 54 बराबर 3 गुणे माध्यक, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 99, और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा माध्यक। और 3 से डिवाइड करेंगे 99 में तो आपको जवाब क्या मिलेगा, 33। यानी इस सवाल में माध्यक का जवाब हो जाएगा 33। आपको सूत्र याद रखना है, और इस सूत्र पर आधारित विकल्प कई बार बोर्ड ने पूछ चुका, मतलब यहाँ पे बोर्ड में आया हुआ है। तो बोर्ड में ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो ये देखिए इसका जवाब जो है दूसरा विकल्प, इसमें दूसरा जो विकल्प है वही इसका सही जवाब होगा। दिया था यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और विकल्प जो बहुलक दिया था 45, तो माध्यिका निकालनी थी जो कि है 33। उसके बाद अंतिम सवाल है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो एक पासे को फेंकेंगे तो 3 से छोटा उसमें जो विषम संख्या है वो है 1, और पूरे पासे में आने की टोटल संभावना थी 6। यहाँ पे विषम संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पे सवाल में कहा है 3 से छोटी विषम संख्या आने की कुल कितनी प्रायिकता होगी। तो जो 3 से छोटी संख्या है
वो एक ही विषम संख्या है और पूरे पासे में विषम संख्या कितनी है? 1, 3, 5। पूरे पासे में यहाँ पे हम आपको बताएं, ये थोड़ा सवाल ऐसा है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो गलत जवाब तक चले जाएंगे। तो 3 से छोटी, इसमें अगर देखें 3 से छोटी विषम वो है 1 और कुल विषम कितने हैं? 3। कौन कौन है? 1, 3, 5। तो प्रायिकता जो बनेगी विषम की वो बनेगी 1/3। 1/6 नहीं बनेगा इसका प्रायिकता। 3 से छोटी अगर विषम देखेंगे तो उनकी प्रायिकता बनेगी 1/3। और देखते हैं विकल्प क्या कहता है। तो विकल्प में आपके पास 1/6 था, 1/3, 1/2 सभी था। अगर यहाँ पे सवाल में पूछता विषम आने की, केवल विषम आने की प्रायिकता, तो 1/2। केवल सम आने की प्रायिकता तब भी 1/2। 6 आने की या 1 आने की या 2 आने की या 3 किसी एक संख्या के बारे में कह देता तो उसकी प्रायिकता 1/6 होती। लेकिन यहाँ कहा 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या 1 ही है और कुल विषम संख्याएं 3 है। तो इसका जो विकल्प है नंबर 2 है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में, और आज का ये वीडियो इसका पहला पार्ट है जिसमें हमने केवल OMR शीट पर आधारित प्रश्नों को ही डिस्कस किया है। आगे के पार्ट में हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। और हाँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक बताएं। हम आगामी वीडियो में उसे ऐड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें उसको कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।